साल 2005 कैरेबियन सी के बीचों बीच एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड जहां ना कोई टूरिस्ट जाता था, ना ही कोई मीडिया कैमरा पहुंच पाता था। बाहर से ये जगह किसी लग्जरी पैराडाइज जैसी दिखती है, लेकिन इसी आइलैंड पर बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था वन ऑफ द डार्केस्ट क्राइम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यंग गर्ल्स ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। यह कोई मूवी सीन बिल्कुल भी नहीं था, जो कि हम देखते हैं जनरली कि रेप हो जाता है और गुनहगार को सजा मिलती है। यह वो संस्था जो कि बाद में यूएस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बने। लड़कियों को कभी पैसों का लालच दिया गया और कभी जॉब ऑफर्स और कभी हेल्प के नाम पर इसी सीक्रेट आइलैंड तक लाया गया, और यहाँ पहुंचते ही उनकी दुनिया बदल जाती थी। चारों तरफ फैसिलिटीज थी, हेलीपैड, गेस्ट हाउस, प्राइवेट डॉग, सीसीटीवी लाइक सिक्योरिटीज, लेकिन जिस चीज की कमी थी वो थी लॉ यानी कि कानून, कंसेंट यानी कि सहमति, और जस्टिस यानी कि न्याय। और इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में था एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पब्लिक इमेज में एक बिलियनियर फाइनेंसर और एलीट सोशल सर्कल का इनसाइडर कहा जाता था, लेकिन उसकी असली पहचान सालों तक शैडो में रही। असल सवाल यह था कि इतने सालों तक यह ओपनली कैसे चलता रहा, किसी ने रोका क्यों नहीं। तो जब फ्लोरिडा के पास बीच में ही कुछ टीनेज गर्ल ने पहली बार पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह मामला लोकल क्राइम नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये केस बदल जाएगा ग्लोबल स्कैंडल में, और एक ऐसा स्कैंडल जिसमें पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और सिस्टम फेलियर सब एक साथ टकराने वाले थे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा सिंह एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर सेशन। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था, और एक साधारण सा व्यक्ति मनी इन्फ्लुएंसर और क्राइम पेज के इस अंधे एम्पायर का मास्टर कैसे बन गया। तो स्टार्ट करते हैं 1953, न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन इलाका, जहां जेफरी एप्स्टीन का जन्म होता है। यह कोई रॉयल फैमिली का बिल्कुल भी नहीं था, ना ही इसके पिता कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसमैन थे। वो एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक स्कूल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी। तो अगर बाहर से देखी जाए, बाहर से बात करी जाए, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली जैसे कि मैं और आप हैं। आमतौर पर तो ये एक नॉर्मल नौकरी लगती है, शांत जिंदगी। एप्स्टीन की भी पढ़ाई जो थी वो पूरी भी नहीं करी थी। उन्होंने एक कॉलेज में दाखला लिया, एडमिशन लिया, लेकिन डिग्री को पूरा नहीं किया। कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, ना ही कोई एलीट एमबीए था, और इसके बावजूद भी आगे चल के वह दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच में बैठा नजर आया। होता है, हम लोग कहते हैं मेहनत करके इंसान कहीं से कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी डिग्री मैटर करती है। यही वो पहली मिस्ट्री थी जिसमें बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने भी सवाल उठाए। सीए की डिग्री नहीं है, कोई आईएम की डिग्री नहीं है, अगर इंडिया की बात करी जाए, बट फिर भी कोई बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाए। तो 1917 की शुरुआत में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई थी। अच्छी बात थी, यह वही स्कूल था जहां अमीर फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे, पॉलिटिशियंस, बैंकर्स और सीईओज के बच्चे। और यही एप्स्टीन को पहली बार एलीट वर्ल्ड को करीब से देखने का मौका मिला। तो यही उसने सीखा पैसे को कैसे सोचना है, क्या करना है। सो एप्स्टीन यहाँ पर बहुत ज्यादा समय तक टीचर नहीं रहे। अचानक बिना किसी क्लियर पब्लिक एक्सप्लेनेशन के वो एजुकेशन छोड़कर हाई फाइनेंस की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। 1976 में उसे एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी भी मिल जाती है, और यही उसकी लाइफ में पूरा डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। सवाल लेकिन वही है, बिना डिग्री, बिना ट्रैक रिकॉर्ड इतनी बड़ी एंट्री पॉसिबल कैसे हो गई। 1980s तक आते आते एप्स्टीन खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर और मनी मैनेजर के रूप में पेश करने लग जाते हैं, लेकिन उनका काम एडवाइजर जैसा बिल्कुल भी नहीं था कि ठीक है चलो छोटी मोटी नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन एक बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, बड़ी छलांग मारनी पड़ती है। उसके क्लाइंट्स पब्लिक नहीं थे, उसकी कंपनियां भी ओपेक थी, यानी कि कोई नहीं जानता था कौन सी कंपनीज के लिए काम कर रहा है। उनका कोई खास विवरण भी मौजूद नहीं था। धीरे धीरे एप्स्टीन सिर्फ एक पैसा मैनेज करने वाला आदमी नहीं रहा, वो बन गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिच लोगों को रिच लोगों से मिलवाता था। अब जरा इस प्रोफाइल के बारे में सोचिए, उसका कोई इंटरव्यू नहीं आता था, बहुत कम स्टेटमेंट्स देता था,
ऑलमोस्ट जीरो ट्रांसपेरेंसी, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी लाइफ में बढ़ रही थी लग्जरी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट्स और वो सीक्रेट लोकेशन जिनकी झलक बाहर की दुनिया को बाद में देखने को मिली। और यहीं से क्वेश्चन आता है, जेफरी एप्स्टीन इतना अमीर कैसे बन गया? क्योंकि जहां आम फाइनेंसर की वेल्थ साफ दिखाई देती है, कोई भी बिजनेसमैन होता है, बिजनेस टाइकून भी होता है, तो हमें उसकी वेल्थ का पता होता है कि यहां से इतना, चाहे अंबानी हो चाहे एलन मस्क हो। अब लेकिन इनकी जो रिकॉर्ड्स थे वो कुछ भी नहीं थे, पब्लिक रिकॉर्ड्स में तो बड़ा स्केल इन्वेस्टमेंट साफ दिखाई देते ही नहीं है, और पता चलता है कि कौन सा ऐसा रिवॉल्यूशनरी बिजनेस मॉडल भी नहीं अपनाया गया था जिससे वो सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 1970 के अंत और 1980s की शुरुआत में एप्स्टीन ने वॉल स्ट्रीट में खुद को एक हाई लेवल फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे पोजीशन किया था। वो दावा करता था कि केवल अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के लिए काम करता है, जो कि क्लाइंट्स जिनका नाम पब्लिक में नहीं आना है, ये रेड फ्लैग था, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी एक बेसिक नॉर्म होता है। अगर मैं सीधे से बात करूं इंडिया में तो इससे कहीं ज्यादा लेवल पे हंगामा मच चुका होता। लेकिन एप्स्टीन का पूरा मॉडल ही सीक्रेसी पे टिका हुआ था। जैसे कि स्विट्जरलैंड की बैंक है, वो अपने क्लाइंट्स का डेटा रिवील नहीं करती है, और धीरे धीरे उसने यही इमेज बनाई कि वह सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता है, वह टैक्स प्लानिंग, एसेट प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंशियल वेल्थ स्ट्रक्चरिंग में भी एक्सपर्ट है। यानी कि मैंने एक ऐसी इमेज बना रखी है कि मैं आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलवाऊंगा, तो उनकी कंपनी ज्यादा प्राइवेट ट्रस्ट और लिमिटेड पार्टनरशिप के जरिए ऑपरेट करती थी, और असली ओनरशिप कैश फ्लो को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार यह स्ट्रक्चर बाद में उसके लिए शील्ड भी बनाकर मैंने अपना एक कंपनी बनाई है कि मैं डेटा रिवील नहीं करूंगी, तो आप मुझसे डेटा मांग भी नहीं सकते हैं। सो बाद में एप्स्टीन मिलते हैं वेक्सनर नाम के एक मेजर अमेरिकन बिलियनियर से, जिनका एक्सेस उनको मिलता है, और यहां से एप्स्टीन को उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिल जाती है। तो अमेरिका का अगर बहुत बड़ा बिलियनियर मुझे सपोर्ट करने लग जाएगा, तो मेरी जो है फैसिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, और ग्लोबल ट्रैवल दौर भी यहां से चालू हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े लग्जरीज मिल जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, एप्स्टीन के पास में कोई बहुत बड़ा बिजनेस अभी भी नहीं है, शेयर्स भी नहीं है, उसका लाइफस्टाइल जो है इतना एक्सपेंड हो रहा है, पैसा तो आ रहा है, उसका सोर्स जो है वो पब्लिक नहीं है, और पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कर क्यों नहीं रही है। हमारे इंडिया में तो क्या हो जाता है, अगर मान लो इतना अथाह पैसा किसी के पास में अचानक से आ जाता है, तो इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है, लेकिन एप्स्टीन के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सेस, इंट्रोडक्शन और इन्फ्लुएंस को करेंसी की तरह इस्तेमाल करता है, प्रूफ बिल्कुल भी पब्लिक नहीं है। तो ये कह सकते हैं कितना साफ है कि वेल्थ ट्रेडिशनल फाइनेंस रूल्स में एक्सप्लेन नहीं होती है, कहीं ना कुछ उसके सीक्रेट जरूर थे। यहीं से एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक मनी की नहीं रहती है, बदल जाती है पावर, सीक्रेसी, कंट्रोल की कहानी, और जिसका अलग चैप्टर हमें लेके जाता है उसके बिजनेस नेटवर्क, हिडन ऑपरेशंस की तरफ। तो हमने देखा पैसा बढ़ा, पावर बढ़ी, लेकिन बेसिक सवाल अभी भी अनआंसर्ड है, जेफरी एप्स्टीन करता क्या था? क्योंकि आमतौर पर किसी भी अरबपति की पहचान उसके बिजनेसमैन से होती है, कोई फैक्ट्री, कोई ब्रांड, कोई हेज फंड्स। लेकिन एप्स्टीन के केस में दावा था कि सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए काम करता था, कुछ लोग जो कि प्राइवेसी चाहते हैं, किसी भी तरह से जांच पड़ताल से दूर रहना चाहते हैं। इंडिया में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, यही वजह थी उसके काम का ज्यादातर हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड रहता था। तो कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट सेटअप नहीं था, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज उसके छोटे छोटे प्राइवेट एंटिटीज वगैरह में नहीं होते थे। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया था कि असली पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये ट्रेस करना बिल्कुल नामुमकिन होता था। तो बहुत ही अगर लेमन लैंग्वेज की बात करें, मैंने अपनी इमेज बनाई है कि भाई आप मुझे पैसा दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? अगर इंडिया में भी कह दे ये तो बहुत ही मतलब हम कर सकते हैं, बट हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग बैठे होंगे जो कि मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस चलवा देंगे। मेरा काम है कि मैं आपको बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिलवाऊंगी और उनका जो करप्शन का पैसा इधर उधर लगवाऊंगी। चलो बहुत टाइम तक तो ये चल जाएगा, मुझे हो सकता है पॉलिटिशियंस प्रोटेक्ट कर ले, बट फिर भी कहीं ना कुछ लूपहोल्स निकल आते हैं। और अमेरिका में, जिस कंट्री की हम मिसाल देते हैं और इंडिया को हमेशा कहते रहते हैं कि अरे यहाँ तो कुछ रूल्स नहीं है, यहाँ तो कुछ रेगुलेशन नहीं है, सब करप्शन है, वहां पर इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई? और धीरे धीरे वो गेट कीपर भी बन जाता है, जिसके बिना कोई हाई लेवल इंट्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं माने जाते थे। कि मतलब मेरी इमेज वो बन जाती है कि भाई अगर मान लीजिए एलन मस्क को मिलवाना है फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग से, तो वो मेरे बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, पावर ब्रोकर बन जाता है। ये था एप्स्टीन का असली काम। एप्स्टीन के केस में कई लोग बाद में ये सवाल उठाते हैं कि क्या वह सच में फाइनेंस चला रहा था या फाइनेंस की आड़ में कुछ और ही मैनेज कर रहा था।
2000 तक आते आते एप्स्टीन का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ना ही कोई एनुअल रिपोर्ट्स होती है, ना ही कोई क्लियर डिस्क्लोजर होता है, ना ही क्लाइंट्स की पब्लिक लिस्ट। फिर भी उसकी लाइफस्टाइल लगातार बढ़ती चली जाती है, गिरफ्तार भी होता है वो। और फिर एक मुकाम आता है, फिर एक मोड़ आता है कि वो सुसाइड कर लेता है। पूरे दुनिया में चर्चा होती है कि एप्स्टीन आखिर मारा गया। 2026 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30.5 लाख से भी ज्यादा फाइल्स को रिलीज करा है। तो अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा डेटा गया है, लेकिन सवाल अभी यह है कि इतने सारे सबूत थे उसके नाम पे, जब ये फाइल सामने आई, इतने बड़े नाम सामने आए, आखिर अब तक किसी भी बड़े व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? क्या कुछ फाइलों के साथ में छेड़छाड़ की गई है? क्या सच पूरी तरह से बाहर नहीं आने दिया गया है? एप्स्टीन से जुड़े ज्यादातर मामले 1990 और 2000 की शुरुआत के हैं। अमेरिकी कानून के अनुसार कई अपराधी को एक कानून समय सीमा तक ही, यानी कि एक तय अवधि तक ही, भले अपराध कोई भी केस क्यों नहीं हुआ हो, तभी तक सजा मिल सकती है। इंडिया में भी ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे सबूत अब मिट चुके हैं जेफरी आइंस्टीन के, इसीलिए। और देखो, मेन ये है कि जेफरी आइंस्टीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जो इतने बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स चला रहा था, बिजनेस मॉडल जो कि लोगों के सामने थे ही नहीं, कौन से हैं कौन से नहीं है, तो वो प्रूफ है ही नहीं। मेन कैरेक्टर जो है इसका जेफरी एप्स्टीन, वो अब मर चुका है, उसने जेल में सुसाइड कर लिया। और जरा सोचिए, मूवीज की तरह, जैसे कहते हैं ना कि किस बड़े लेवल पे ये काम हुआ होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनका पैसा इन्वॉल्व था, उनकी इमेज भी इन्वॉल्व थी। वो मर जाता है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है कि उस दिन हमारे सीसीटीवी कैमरा फेल हो गए थे। तो ये सब एक बहुत ही प्लान्ड वे में लगता है कि उसको मरवाया गया होगा, सुसाइड तो एक